वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बनाएंगे हेक्सेन के समावयव, संरचनात्मक समावयव, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। देखिए, हेक्सेन का अणु सूत्र क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं उसको हम। हेक्स का मतलब कार्बन एटम कितने हैं, कार्बन एटम है कितने, 6। और एन आ रहा है, इसका मतलब ये है एल्केन फैमिली का। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, C2H2, CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2, ठीक है। अब इस फार्मूले में जब Cn की जगह पर 6 लगाएंगे तो हेक्सेन का फार्मूला क्या आ जाएगा, C6H14, 6 दूनी 12 और 2 14, H14। तो हेक्सेन का अणु सूत्र क्या आ गया, C6H14, ठीक है। अब ये जो C6H14 है अणु सूत्र है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा। अब हमें इसकी बनानी है स्ट्रक्चर, संरचना। कैसे बनाएंगे, देखिए, सबसे पहली संरचना की अगर हम बात करें हेक्सेन की, तो कैसे बनेगी, स्ट्रेट चेन बनेगी, सीधी श्रृंखला। 6 कार्बन के परमाणु हैं, तो हमने 6 परमाणु बना लिए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और इन 6 के 6 जो परमाणु हैं कार्बन के, इनको सिंगल बॉन्ड से हमने जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद में इनकी वैलेंसी पूरी कर दी। वैलेंसी पूरी करना हम सीख ही गए हैं। एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड चाहिए तो H3 लगा दिया। एक और एक 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड और चाहिए तो H2 लगा दिया। इस वाले कार्बन की बात करें तो एक और एक 2 बॉन्ड पहले से मौजूद हैं, 2 और चाहिए तो H2 लगा दिया। इसके पास में भी 2 बॉन्ड और चाहिए तो H2 लगा दिया। इसके पास में भी 2 बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड और चाहिए तो H2 लगा दिया। इसके पास में एक ही बॉन्ड है, 3 और चाहिए तो H3 लगा दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर बना हेक्सेन का
पहला नंबर। इसका अगर नाम लिखना चाहें तो नाम तो हेक्सेन ही हो गया। हेक्सेन को क्योंकि ये सीधी श्रृंखला में बना हुआ है, स्ट्रेट चेन बना हुआ है, इसलिए इसको हम एक अन्य नाम भी दे देते हैं, एन हेक्सेन। एन हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन का मतलब है ये सीधी श्रृंखला है, स्ट्रेट चेन है, ठीक है। खैर, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका, कार्बन के 6 में से 5 जो परमाणु हैं उनको तो हम सीधी श्रृंखला के रूप में लगा दें, स्ट्रेट चेन के रूप में लगा दें, 3, 4 और 5। और छठा जो परमाणु है कार्बन का, उसको हम ब्रांचिंग के रूप में लगा दें। ब्रांचिंग के रूप में ब्रांचिंग कहां पर हो सकती है? देखिए, कौन से कार्बन पे हो सकती है? फर्स्ट पे और लास्ट पे तो हो नहीं सकती, क्योंकि ब्रांचिंग की शर्त क्या है कि जहां पर भी हम ब्रांचिंग कर रहे हैं उसके बाद में कम से कम आगे पीछे एक एक कार्बन होना चाहिए, ठीक है। तो अब ब्रांचिंग की 3 जगह हमारे पास में मौजूद हैं। ब्रांचिंग या तो यहां पे हो सकती है, या ब्रांचिंग यहां पे हो सकती है, और या फिर यहां पर हो सकती है। लेकिन इन 3 जगहों में से भी अगर हम इस वाली ब्रांचिंग की बात करें तो ये वाली ब्रांचिंग और ये वाली ब्रांचिंग, ये दोनों एक जैसी हैं। अगर हम यहाँ पे ब्रांच लगा दें या फिर इसके स्थान पर यहाँ पर ब्रांच लगा दें तो ये वाली ब्रांचिंग जो है इसकी फ्लिप किया हुआ है, यानी जस्ट इसको हमने उलट दिया है। देखिए, गौर से देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मान लीजिए ब्रांचिंग हमने यहां लगा दी, कार्बन पे यहां लगा दी और ये बॉन्ड्स बना दी, ठीक है। अब दूसरी ब्रांचिंग हमने दूसरी तरह से कर दी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। अब दूसरी ब्रांचिंग हमने मान लीजिए यहां पे लगा दी, ये इस तरह से कर दी। तो ये दोनों एक जैसे हैं। क्यों है? क्योंकि सिर्फ इसको फ्लिप किया गया है, उल्टा किया गया है, पलटा गया है। कैसे? देखिए, 1 और 2 दूसरे नंबर पे कार्बन आ रहा है, 1 और 2 दूसरे नंबर पे कार्बन आ रहा है, ठीक है। यानी ब्रांचिंग दूसरे नंबर पे आ रही दोनों तरफ से, इसलिए ये दोनों सेम है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि अगर हम हेक्सेन में ब्रांचिंग करना चाहें तो ब्रांचिंग की हमारे पास में, जब हम 5 कार्बन के परमाणु लेते हैं तो हमें 2 जगह मिलती हैं। या तो हम इस जगह पे कर सकते हैं ब्रांचिंग, या उससे अगले वाले पे कर सकते हैं, ठीक है। वैसे जगह 3 है, लेकिन तीसरी और पहली जो जगह है वो एक जैसी है, इसलिए हम 2 जगह मानते हैं। ब्रांचिंग 2 जगह हो सकती है, इसका मतलब 2 प्रकार के आइसोमर्स बन सकते हैं, 2 प्रकार के संरचनात्मक समावयव बन सकते हैं। कैसे बनते हैं? देखिए, पहली ब्रांचिंग बना रहा हूं मैं, ये बनाई 1 2 3 4 5, ठीक है। बॉन्ड्स बना दिए 1 2 3 4, ठीक है। बॉन्ड बन, अब हमें ब्रांचिंग लगानी है। ब्रांचिंग लगाई हमने इस वाले कार्बन पे, ठीक है। एक तरीका तो ये, इस पे ब्रांचिंग लगा दी। इसी तरह से हम इस वाले पे ब्रांचिंग भी लगा सकते हैं। उसका क्या होगा? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, बीच में बॉन्ड, और इस वाले पे ब्रांच लगा दी, कार्बन यहां लगा दी, ठीक है। अब इनकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं। वैलेंसी पूरी करना हम जानते ही हैं, 1 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड होने चाहिए, 3 बॉन्ड बच गए तो H3 लगा दिया। इसी तरह से यहां पर देखिए, इस वाले कार्बन के पास में 1 2 3 बॉन्ड है, होने चाहिए 4, यानी 1 H लगा दिया, ठीक है। ऊपर वाले कार्बन की बात करें तो यहाँ पे भी 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और चाहिए, H3 लगा दिया। इस कार्बन की बात करें तो 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड और चाहिए, 2 लगा दिया। इसके पास में भी 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड और चाहिए तो H2 लगा दिया। इसके पास में 1 बॉन्ड है और 3 और चाहिए तो H3, ठीक, ये बन गया। अब इसके अंदर भी इसी तरह से कर लेते हैं हम।
देखिए एक बॉन्ड है, 3 और चाहिए तो H3 लगा दिया, 2 बॉन्ड है, ठीक है, और हमें कितने चाहिए, 2 और चाहिए तो H2 लगा दिया। इसमें कार्बन के पास में 3 बॉन्ड है, 1 2 3, एक और लगाना तो H लगा दिया। इस तरह से इस कार्बन के पास में 2 बॉन्ड है, 2 और चाहिए तो H2 लगा दिया। इसके पास में 1 बॉन्ड है और लगाने 3 तो 3 लगा दिया। इस वाले कार्बन की बात करें तो यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो ये H3 लगा दिया, 3 बच रहे हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर ये वाली हो गई और एक स्ट्रक्चर ये हो गई, ठीक है। इसको हम दूसरी नंबर की स्ट्रक्चर मान लेते हैं, इसको तीसरे नंबर की स्ट्रक्चर मान लेते हैं, ठीक है। ये भी आइसोमर्स हो गए, ठीक है। अब इनके दोनों के नाम मैं लिख देता हूं। नाम नेमिंग करना हम जानते ही, देखिए कैसे नेमिंग करते हैं हम ब्रांच चेन के अंदर। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं ब्रांचिंग कौन से कार्बन पे हो रही है, कौन से नंबर के कार्बन पे हो रही है। और जब भी हम नंबरिंग की बात करें तो हम जब काउंटिंग करते हैं, जब हम गिनती करते हैं तो हम उस ओर से करते हैं जहां से ये जो ब्रांचिंग है, शाखा जो है, ये सब्स्टिट्यूशन जो ग्रुप होता है, सब्स्टिट्यूशन जो ग्रुप है ये वाला CH3, ये पास पड़ता है। तो हम देखते हैं कि इस साइड से अगर हम नंबरिंग करें तो सब्स्टिट्यूएंट जो ग्रुप है वो पास में पड़ता है। तो सब्स्टिट्यूएंट जो ग्रुप है ये इधर से पास पड़ रहा था, हमने नंबरिंग की इधर से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन को नोट करते हैं, वो क्या है 2, हमने लिख दिया 2, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसका नाम लिखते हैं। नाम कैसे लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में आमतौर पर एक ही कार्बन होता है, इसलिए हम मैथ लिखते हैं उसमें METH। ये प्रीफिक्स लगाते हैं, ठीक है, उपसर्ग लगाते हैं, एल्क लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद में प्लस क्या करते हैं, जब भी हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की बात कर रहे हैं तो सफिक्स क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, बाद वाला शब्द क्या होता है, वो होता है YL यानी मिथाइल। मैथ प्लस YL मिथाइल, तो 2 के बाद में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम हो गया मिथाइल, तो यहाँ पे हमने मिथाइल लिख दिया METHYL। अब क्या करते हैं हम, अब जो सीधी श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला ये वाली, इसका नाम लिखते हैं। नाम कैसे लिखते हैं, देखिए कार्बन आइटम्स देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन परमाणु है, तो 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, एल क्या लिखते हैं 5 कार्बन के लिए, पेंट, PENT, पेंट, ठीक है। इसके बाद में क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है, एल्केन है, यानी पेंट करने सफिक्स क्या आएगा, इसका मतलब ANE, पेंट करने ANE, पेंट। तो ये हो गया 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो हेक्सेन का दूसरा जो आइसोमर है उसका नाम क्या हुआ, संरचनात्मक समन्वय का नाम क्या हुआ, 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। अब हम तीसरे की बात करें, तीसरा ये था, इसका नाम रख के देखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन चुनेंगे, ये स्ट्रेट चेन है, सबसे लंबी सीधी श्रृंखला ये वाली है। आप क्या करेंगे, इसके बाद में दूसरी बात ये होती है कि हमें देखना होता है सब्स्टिट्यूएंट जो ग्रुप है वो उसकी पोजीशन क्या है, कहां पर है। पोजीशन याद करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबरिंग याद करते हैं, पोजीशन भी हम याद करते हैं और साथ में कितने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़े हुए हैं ये भी हम याद करते हैं। तो पोजीशन हम देखें तो पोजीशन कहां पर है, इसकी गिनती करनी पड़ेगी हमें। और काउंटिंग कहां से शुरू करते हैं हम, काउंटिंग उस छोर से शुरू करते हैं, उस साइड से शुरू करते हैं जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पास पड़े। अगर हम इस संरचना की बात करें तो चाहे से हम इस ओर से काउंटिंग करें चाहे हम इस ओर से करें, ये बराबर दूरी पर पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो हम कैसे से भी मान लेते हैं, मान लो यहां से मान लेते हैं नंबरिंग, तो पहले को नाम दिया नंबर 1, दूसरे कार्बन को नंबर 2, तीसरे को 3, चौथे को 4, पांचवे को 5, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप किसके ऊपर है, 3 पर। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन लिख दी हमने, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन क्या हुई, 3। अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम क्या है, नाम रखना हम जानते ही, एक कार्बन है
तो मैथ आएगा, और क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है इसलिए YL आएगा। हमारे कोर्स में क्योंकि ज्यादातर एक कार्बन वाले ही हैं तो उसको हम मिथाइल डायरेक्ट भी हम याद कर सकते हैं कि मिथाइल आता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मिथाइल लिख दिया, 3 के बाद में मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया हमारा THYL मिथाइल। अब क्या है, अब जो सीधी श्रृंखला है, मेन चेन है, उसका नाम लिखना है। कैसे लिखते हैं, कार्बन एटम्स गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम है। 5 के लिए क्या आएगा, प्रीफिक्स क्या आता है, L क्या आता है 5 के लिए, पेंट, यहाँ पे पेंट लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में ये क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। सिंगल बॉन्ड कब आता है, जब वो एल्केन हो, और एल्केन के अंदर सफिक्स क्या आता है, प्रत्यय क्या आता है, बाद वाला शब्द क्या आता है, ANE, यहाँ पे ANE जोड़ दिया। तो जो ये जो कंपाउंड था तीसरे नंबर का संरचना, इसका नाम हुआ 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गए हमारे 3 हमारे हो गए संरचनात्मक समावयव। अब हेक्सेन के मामले में 2 समावयव और बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, देखिए, यानी कुल मिलाकर के 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते हैं, संरचनात्मक समावयव बनते हैं। 3 तो हमने बना ही लिए हैं, 2 और बना के देखते हैं। 2 कैसे बनेंगे, देखिए, हमारे पास में है टोटल 6 कार्बन के परमाणु, हेक्सेन है इसलिए 6 कार्बन के परमाणु। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 कार्बन के परमाणुओं को 1 2 3 4 कार्बन के परमाणुओं को तो हम स्ट्रेट चेन के रूप में लिख देंगे। ठीक है, और बाकी के जो 2 कार्बन के परमाणु बचे हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, किसमें यूज कर सकते हैं, इनको हम ब्रांचिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मान लीजिए हमने 1 कार्बन का यहां लगा दिया और 1 कार्बन यहां लगा दिया, फर्स्ट और लास्ट में तो लग नहीं सकता। ठीक है, यहां लगा सकते हैं। 2 कार्बन हमारे पास में है तो 1 हमने यहां लगा दिया और 1 हमने यहां लगा दिया। ठीक है, इसका एक दूसरा रूप भी हो सकता है। कैसे, 1 2 3 4 कार्बन के परमाणु तो स्ट्रेट चेन में हमने जोड़े रखे हैं। 2 हमारे पास जो बचे थे, किसी एक कार्बन के ऊपर नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर और नीचे, ये कार्बन और ये कार्बन, तो 2 और हमारे पास में स्ट्रक्चर्स बन गए, 2 संरचनाएं और बन गई। ठीक है, अब इन संरचनाओं का नाम क्या है, तो नाम को ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, वैलेंसी पूरी करनी पड़ती है। वैलेंसी पूरी कैसे करते हैं, देखिए, 1 बॉन्ड है, इस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, इस कार्बन की, तो 1 बॉन्ड पहले से है, 3 बॉन्ड और चाहिए, टोटल 4 चाहिए ना हमें, तो CH3 कर दिया। इस कार्बन के पास में 1 2 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड और चाहिए तो उसकी जगह 1 H लगा दिया। इस कार्बन के पास में 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और चाहिए तो H3 लगा दिया। इस कार्बन के पास में भी 1 बॉन्ड है, 3 और चाहिए, H3 लगा दिया। इस कार्बन की अगर बात करें तो 1 2 3 है इसके पास में, 1 और चाहिए तो 1 H लगा दिया। इस कार्बन की बात करें तो 1 बॉन्ड है, 3 और चाहिए तो 3 बॉन्ड की जगह पर H3 लगा दिया। ठीक है, इसी तरह से हम इस वाले आइसोमर्स की भी, इसको हम नंबर दे देते हैं 4 और इसको हम नंबर दे देते हैं 5। इसकी वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और चाहिए तो H3 कर दिया। अब इसकी बात करें तो 1 2 3 4 बॉन्ड है, 4 ही चाहिए हमें, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है हमें। इस कार्बन की बात करें तो 1 बॉन्ड है, 3 और चाहिए तो H3 लगा दिया। ऊपर वाले कार्बन की बात करें तो इसके पास 1 बॉन्ड है, 3 और चाहिए तो H3 लगा दिया। फिर इस कार्बन की बात करें तो 1 और 1 2 बॉन्ड है, 2 और चाहिए तो H2 लगा दिया। इस कार्बन की बात करें तो 1 बॉन्ड है, 3 और चाहिए तो H3 लगा दिया। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे स्ट्रक्चर्स, वैलेंसी हमने पूरी करी दी है। ठीक है, अब हम लिखेंगे इनका नाम। यहाँ पे थोड़ा सा नाम में ध्यान रखना है हमें। नाम कैसे लिखते हैं, देखिए, ब्रांच चेन है ये। ठीक है, नाम लिखने का तरीका क्या होता है ब्रांचिंग के अंदर, सबसे पहले तो हम सबसे लंबी श्रृंखला को चुन लेते हैं, सीधी श्रृंखला को। सबसे लंबी सीधी श्रृंखला है ये वाली, साफ नजर आ रहा है। ठीक है, चुन ली सब। अब क्या करना है, अब हमें देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट जो ग्रुप है उसकी पोजीशन कहां पर।
ठीक है। अब पोजीशन कहां पर है और उसकी संख्या कितनी है, ठीक है, पोजीशन कहां पर है और उसकी संख्या कितनी है। तो पोजीशन की अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की, तो हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग किस साइड से करते हैं हम, उस साइड से जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पास में पड़े। अब वर्तमान इस स्ट्रक्चर को हम देखें तो हमारे को दोनों तरफ से पोजीशन एक जैसी नजर आती है, इसलिए नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं। 1 2 3 ये 4, ठीक है। यानी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप किस पे है, दूसरे पे है और तीसरे पे है, तो इनको हमने 2, 3, ठीक है, इस तरह से कर दिया हमने। ये तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन। आप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिख दें। देखिए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम मिथाइल होता है, एक कार्बन की हम बात करते हैं और इसमें जो सफिक्स लगता है, प्रत्यय लगता है बाद वाला, वो YL होता है, तो मैथ प्लस YL मिथाइल हो जाता है। और हम हमारे कोर्स के अंदर एक ही कार्बन की ज्यादातर बात है, इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि मिथाइल लिखना है हमें, ठीक है। तो मिथाइल, तो 2 के बाद में मिथाइल। मिथाइल कितने हैं, 2, एक ये एक ये। मिथाइल ग्रुप का नाम तो हमें आ गया, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम तो हमने देख लिया। अब ये 2 है, संख्या 2 है, इसलिए इसको हम बोलेंगे डाई। तो हमें डाई लिखना पड़ेगा, DI डाई। और फिर लिखना पड़ेगा मिथाइल, इस ग्रुप का नाम मिथाइल, METHYL मिथाइल, ठीक है। अब क्या करना है आगे, स्ट्रेट चेन जो है, सीधी श्रृंखला जो है, उसका नाम लिखना है। 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए जो हम एल्क इस्तेमाल करते हैं, जो उपसर्ग इस्तेमाल करते हैं, जो प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है 4 कार्बन के लिए, ब्यूट, BUT, ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, इसका मतलब ये क्या है, एल्केन फैमिली का है। और एल्केन जब भी होते हैं तो उसमें सफिक्स क्या लगता है, प्रत्यय क्या लगता है, बाद वाला शब्द क्या आता है, एन, तो ब्यूट के बाद में AN। तो ये हो गया 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। चौथे जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है उसका नाम हो गया, संरचनात्मक समावयव का नाम हो गया, ठीक है। अब 5वें संरचनात्मक समावयव के जो हमने बनाया था, इसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखिए वही सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करो, पहला काम, सबसे लंबी चेन हमें देखी गई। अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन देखो और उसकी संख्या देखो। संख्या को देखें तो संख्या है 2, एक ऊपर और एक नीचे। पोजीशन की बात करें तो हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग कहां से करते हैं हम, उस छोर से करते हैं, उस साइड से करते हैं जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पास पड़ता है, ठीक है। अब पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप किधर से पड़ता है, देखिए इधर से पड़ेगा, इस साइड से। इस साइड से तो देखो 1 2 3 थर्ड नंबर पर पड़ेगा, इस साइड से 1 2 सेकंड नंबर पर पड़ेगा। तो जहां से पास पड़ता है उधर से नंबरिंग करनी है, तो इधर 1, इधर 2, ये 3, ये 4। यानी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, 2, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखना है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप संख्या कितनी है, 2 है, एक ऊपर एक नीचे, तो यानी हमें डाई यूज करना पड़ेगा, डाई। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम क्या होता है, मिथाइल, METHYL, एक कार्बन है ना इसलिए मिथाइल, ठीक है। और इसके बाद में क्या करना है, हमें सीधी श्रृंखला है उसका नाम नोट करना है। सीधी श्रृंखला का नाम कैसे करेंगे, हमें यह देखना है कि कार्बन परमाणु कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हैं। तो 4 कार्बन परमाणुओं के लिए एल्क क्या इस्तेमाल करते हैं, उपसर्ग क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रीफिक्स क्या इस्तेमाल करते हैं, हम जानते हैं। 4 के लिए हम करते हैं ब्यूट, तो ब्यूट लिख दिया। फिर सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, सिंगल बॉन्ड का मतलब ये कौन से हैं, कौन सी फैमिली है, एल्केन, ठीक है। और एल्केन फैमिली जो होती है उसके अंदर जो सफिक्स लगाते हैं, प्रत्यय लगाते हैं, बाद वाला शब्द होता है, वो क्या होता है, ANE, यहाँ पर लिख दिया ANE। तो क्या बन गया ये नाम, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम हेक्सेन की बात करें तो कुल मिलाकर के हेक्सेन के 5 संरचनात्मक समावयव बन सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं। इससे ज्यादा आइसोमर्स इसके नहीं बनते, ठीक। देखिए अब तक जितने भी संरचनात्मक समावयव हमने बनाए हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमने बनाए हैं, वे सब थे एल्केन फैमिली की। एल्केन फैमिली का मतलब है जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है,
अब हम बात करेंगे एल्कीन फैमिली के जो सदस्य हैं उनके संरचनात्मक समावयवों की। एल्कीन का मतलब क्या है? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें वे कार्बनिक यौगिक या वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब एल्कीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि जब भी हम संरचनात्मक समावयव बनाते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक का, चाहे वो किसी भी फैमिली का हो, चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो एल्काइन हो, संरचनात्मक समावयव बनाने के लिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने के लिए हमें कितने कार्बन परमाणुओं की आवश्यकता पड़ती है? कम से कम 4 कार्बन परमाणुओं की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि एल्कीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो एल्कीन जो होते हैं उनका जनरल फार्मूला क्या होता है? एल्कीन्स का CnH2n। अगर हम कार्बन परमाणु की संख्या जो है 4 जो है n की जगह पर 4 रख दें, कार्बन परमाणु की संख्या रख दें, तो क्या हो जाएगा फार्मूला? C4 और H8। ये हमारा हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणुसूत्र C4H8। लेकिन ये अणुसूत्र है किसका? तो सबसे पहले हमें ये पहचानने के लिए इसका नाम रखना पड़ेगा। नाम रखना हम आपको पहले बता चुके हैं, एक बार फिर से इसको दोहरा देते हैं थोड़ा सा। देखिए, कार्बन परमाणु की संख्या देखनी है, वो है 4। कार्बन परमाणु जब 4 होते हैं तो एल्क क्या लगता है, प्रीफिक्स क्या लगता है, उपसर्ग क्या लगता है? वो लगता है ब्यूट। ठीक है। अब क्योंकि ये एल्कीन फैमिली का है तो एल्कीन फैमिली में जो सफिक्स लगता है, प्रत्यय लगता है, बाद वाला शब्द लगता है, वो होता है ENE। तो ब्यूट के अंदर हम ENE लगा देंगे, ENE। यानी जो यौगिक है, ये जो अणुसूत्र है कौन से यौगिक का है? वो है ब्यूटीन का, ब्यूटीन। ठीक है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि हमें अब ब्यूटीन के जो है वो आइसोमर्स बनाने हैं। ब्यूटीन से नीचे जो होते हैं एल्कीन्स, जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 4 से कम होती है, उनके संरचनात्मक समावयव बनाना संभव नहीं होता, उनके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाना संभव नहीं होता। क्योंकि किसी का भी अगर हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाना है, संरचनात्मक समावयव बनाना है, तो हमारे पास में कम से कम कार्बन परमाणु होने चाहिए 4। ठीक है। यानी अब हमें बनाने हैं ब्यूटीन के संरचनात्मक समावयव। देखते हैं। देखिए, किसका बनाना है हमें? ब्यूटीन का, ब्यूट ENE। इसका फार्मूला क्या है? C4H8। ठीक है। अब C4 है, कार्बन परमाणु 4 हैं, तो अब इसकी संरचना हमें बनानी है। संरचनात्मक समावयव का मतलब भी होता है अलग अलग स्ट्रक्चर्स, तो इसके अलग अलग स्ट्रक्चर बना के देखेंगे कैसे कैसे स्ट्रक्चर इसके बन सकते हैं। ठीक है। देखिए, इसके मुख्यतः 3 प्रकार के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? देखिए, कार्बन परमाणु है 4, पहला स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, कार्बन परमाणु है 4, तो 1 2 3 और 4 कार्बन परमाणु बना दिए। ठीक है। अब 4 कार्बन के परमाणु हो गए। इसके बाद में हमें क्या करना है? क्योंकि ये एल्कीन है, एल्कीन फैमिली का है, इसलिए कार्बन कार्बन के बीच में, किसी भी एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और बाकी के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो किसी भी एक के बीच में हम डबल बॉन्ड बना सकते हैं, बाकी के बीच में सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे? इसके बाद में इनकी वैलेंसी पूरा करेंगे। वैलेंसी कैसे पूरी होगी? देखिए, इसके पास में 2 बॉन्ड है, कार्बन के पास में होने चाहिए 4 बॉन्ड। 2 बॉन्ड की कमी कौन पूरा करता है? हाइड्रोजन, यानी H2। यहाँ पे H2 लगा दिया। इस कार्बन की बात करें तो 2 बॉन्ड इधर हैं, 1 बॉन्ड इधर है, 3 बॉन्ड तो है, 1 बॉन्ड और चाहिए तो H लगा दिया। इस कार्बन की बात करें तो 2 बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड और चाहिए तो H2 उसके साथ में जोड़ दिया। इस कार्बन की बात करें तो 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और चाहिए तो H3 हमने कर दिया। ठीक है। तो ये बन गई एक संरचना।
अब दूसरी संरचना कैसे बन सकती है, देखिए दूसरी संरचना कैसे बनेगी। देखिए हम जानते हैं कि हमने आपको एक कारण बताया था कि संरचनात्मक समावयव जो बनते हैं, स्ट्रक्चरल जो आइसोमर्स बनते हैं, उनका एक महत्वपूर्ण काम क्या होता है, बॉन्ड की स्थिति में परिवर्तन। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, पोजीशन चेंज होने का मतलब क्या है कि अगर कार्बन कार्बन का बॉन्ड यहाँ पहले नंबर पे है तो ये दूसरे नंबर पे भी जा सकता है, तीसरे पे भी जा सकता है, चौथे पे भी जा सकता है, पांचवें पे भी जा सकता है। तो इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। देखिए पहले पे अगर ये जाएगा, पहले से दूसरे पे जाएगा तो पोजीशन चेंज हो गई। अगर इस वर्तमान संरचना में अगर हम तीसरे के ऊपर पहुंचाएं तो पोजीशन चेंज नहीं होगी, पोजीशन चेंज नहीं होगी। क्या, क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो इसी का उल्टा रूप होगा। अब पोजीशन चेंज करके हम देखते हैं। देखिए कार्बन परमाणु है 4, 1 2 3 4। अब बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, यानी पहले कार्बन कार्बन के बीच में पहले नंबर पर बॉन्ड था, अब दूसरे नंबर पे हमने बॉन्ड बना दिया। ठीक है, डबल बॉन्ड, और बाकी के बीच में सिंगल बॉन्ड। और इसके बाद में वैलेंसी पूरी कर दी। वैलेंसी पूरी कैसे करेंगे, यहाँ पे H3 एक बॉन्ड तो है, 3 बॉन्ड और चाहिए। इसकी बात करें तो 2 और 1 3 बॉन्ड है, यहाँ पे एक H की और बनाना है। यहाँ पे 2 और 1 3 बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक H हमें, देखिए 2 बॉन्ड है, यहाँ एक बॉन्ड और बनाना, तो यहाँ पे एक H बना दिया। ठीक है, यहाँ की बात करें तो एक बॉन्ड है और 3 बॉन्ड और चाहिए, तो H3 हमने बनाया। आगे बस हम अब किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड हो गए, बाकी सिंगल बॉन्ड हो गए, वैलेंसी पूरी हो गई हमारी। अब क्या करना है हमारे को, देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि एक संरचना तो हमारी बन गई, ये एक संरचना बन गई हमारी ये। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, हम नाम कैसे लिखेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। सिंपल कैसे है, कार्बन परमाणु संख्या देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन परमाणु है। तो 4 कार्बन परमाणु है तो सफिक्स जो लगेगा, वो प्रीफिक्स जो लगेगा, एल्क जो लगेगा, वो क्या लगता है, ब्यूट। ठीक है, इसके बाद में डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट है, क्योंकि एल्कीन है डबल बॉन्ड है इसमें। अब हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी पड़ती है। एल्कीन डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पर, यहाँ पे हमें लिखना है दूसरे नंबर। फिर ये एल्कीन है, एल्कीन यानी सफिक्स लगेगा, सफिक्स क्या लगता है, ईएनई, यहाँ पे हमने ईएनई लिख दिया, ईएनई। तो ये बन गया नाम ब्यूट 2 ईन, सॉरी पहले नंबर पे था ना ये, तो ब्यूट 1 ईन, ब्यूट 1 ईन। डबल बॉन्ड पहले नंबर पे था ना, इसलिए ब्यूट 1 ईन। ठीक है, इसी तरह से इसका नाम देखें तो क्या बन जाएगा, वही ब्यूट, 4 कार्बन है, कौन से नंबर पर है, डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे, ब्यूट 2 ईन। ठीक है, आगे बस हम, बहुत सिंपल है ना। अब एक तीसरी स्थिति पोजीशन और भी हो सकती है। वो पोजीशन क्या हो सकती है, वो पोजीशन ये हो सकती है कि 4 कार्बन सीधी श्रृंखला के रूप में होने की बजाय हो सकता है कि 3 ही कार्बन सीधी श्रृंखला के रूप में, जैसे 1 2 और ये 3। ठीक है, और एल्कीन है तो 2 कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया हमने। ठीक है, और बाकी के सिंगल। ठीक है, और जो चौथा कार्बन बच गया वो ऊपर या नीचे कहीं पे लगा हुआ है, मान लीजिए हमने यहां लगा दिया, ऊपर लगा दिया। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं। देखिए सब प्रत्येक कार्बन की, इस कार्बन की बात करें तो 2 बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड और चाहिए इसको, तो H2। इस कार्बन की बात करें तो 2 बॉन्ड ये हैं, 1 और 1 ये 3 4 बॉन्ड हो गए, तो इसकी वैलेंसी पूरी है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, ऊपर वाले कार्बन की बात करें तो यहाँ पे 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और चाहिए, तो H3 लिख दिया। इस कार्बन की बात करें तो 1 बॉन्ड है, 2 और चाहिए, सॉरी 3 और चाहिए, तो H3 लिख दिया हमने। तो ये बन गई हमारी तीसरी संरचना। अब सवाल उठता, संरचना तो बन गई, अब इसका नाम कैसे लिखें।
नाम लिखना हम जानते ही हैं। नाम जैसे हम सिंपल लिखते हैं उसी तरह से हम नाम लिखना है हमें। देखिए, अगर हमारे पास में केवल नीचे वाला होता तो हम क्या नाम लिखते? क्या नाम लिखते? देखिए, कार्बन परमाणु 1 2 3, डबल बॉन्ड की पोजीशन या 3 कार्बन परमाणु है तो 3 कार्बन के लिए एल क्या लगता है, उपसर्ग क्या लगता है? प्रोप, PROP, प्रोप। ठीक है। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है? पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, प्रोप, फिर 1 लिख दिया हमने। इसके बाद में ये क्या है? एल्कीन है, यानी सफिक्स क्या लगेगा? ENE, प्रत्यय क्या लगेगा? ENE, बाद वाला, शब्द के बाद वाला। ठीक है, तो प्रॉप 1 इन हो गया। अब ये है ब्रांच चेन। देखिए, इसमें सब्स्टिट्यूशन जो ग्रुप है, सब्स्टिट्यूशन जो ग्रुप है वो ये लगा हुआ है। अब हमें क्या करना है इसके अंदर? सब्स्टिट्यूशन जो ग्रुप है उसकी पोजीशन लिखनी है। सब्स्टिट्यूशन जो ग्रुप है उसकी पोजीशन लिखनी है और उसका नाम लिखना है। ठीक है, और उसको इसके आगे जोड़ना है। कैसे? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप की पोजीशन क्या है? पहला दूसरे नंबर पे। कौन से नंबर पे है ये? दूसरे नंबर पे, तो नंबर 2। फिर क्या करना है हमें? इसका नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नाम क्या होता है? मिथाइल, क्योंकि हम ये ज्यादातर एक ही कार्बन की बात करते हैं, तो ये एक कार्बन के लिए मैथ आता है और सब्स्टिट्यूशन जो भी ग्रुप होता है उसके लिए YL आता है सफिक्स, तो मिथाइल बन गया। तो ये हो गया मिथाइल, METHYL। तो ये बन गया हमारा 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन, प्रॉप 1 इन। आई बात समझ? इस तरह से हम जो भी एल्कीन्स हैं उनके हम संरचनात्मक समावयव बना सकते हैं। आई बात समझ? ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल है। संरचनात्मक समावयव की यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की अब तक की चर्चा के दौरान हम 2 प्रकार की संरचनाओं के बारे में जान चुके हैं। 2 प्रकार की कौन कौन सी? एक तो थी स्ट्रेट चेन, सीधी श्रृंखला, जिसके अंदर कार्बन के जो परमाणु होते हैं, कार्बन कार्बन परमाणु कैसे जुड़े हुए होते हैं? इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, सीधी श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए होते हैं। और दूसरी हमने पढ़ी ब्रांच चेन, यानी शाखित श्रृंखला। इसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन परमाणु की एक तो सीधी चेन होती है और इसके अलावा एक सब्स्टिट्यूशन ग्रुप होता है जो कि ब्रांचिंग बनाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे चक्रीय संरचना की, कार्बन कार्बन परमाणुओं की चक्रीय संरचना की, यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर की, वलय निर्माण की। इसको हम वलय निर्माण भी बोलते हैं, रिंग फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सवाल उठता है कि चक्रीय संरचना, साइक्लिक स्ट्रक्चर या वलय निर्माण से हमारा क्या तात्पर्य है, रिंग फॉर्मेशन से हमारा क्या तात्पर्य है? देखिए, कुछ कार्बनिक यौगिक, जिनमें हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। ठीक है, यानी कुछ हाइड्रोकार्बन या कुछ कार्बनिक यौगिकों में कार्बन जो परमाणु होते हैं वो एक बंद संरचना बनाते हैं। कैसे बंद संरचना बनाते हैं? इस तरह से, जैसे कोई स्ट्रेट चेन है, मान लीजिए इस तरह की, सी 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 सी, ये स्ट्रेट चेन है, सीधी श्रृंखला है। तो कार्बन कार्बन परमाणु स्ट्रेट चेन के अलावा हमने बताया कि शाखित श्रृंखला के रूप में जुड़ सकते हैं, इस तरह से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे कहीं कार्बन लग गया। ठीक है, और तीसरा जो तरीका है वो क्या बताया हमने कि वो वलय के रूप में, बंद संरचना के रूप में जुड़ सकते हैं। कैसे? ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, और सब में ये बॉन्ड लगा दिया हमने। इस तरह से रिंग बन सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कुछ कार्बनिक यौगिकों में, कुछ हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन परमाणु जो होते हैं वो बंद संरचना बनाते हैं, अर्थात वलय या रिंग के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इसको रिंग बोलते हैं। इन यौगिकों के नाम के आगे एक उपसर्ग लगता है, एक प्रीफिक्स लगता है, जिसको हम बोलते हैं साइक्लो। साइक्लो, जब भी कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगा
तो हम एक प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, एक उपसर्ग का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है साइक्लो। ठीक है। अब साइक्लो और बाकी का नाम कैसे लिखेंगे? कार्बन एटम्स के हिसाब से। कार्बन एटम कितने, देखिए यहाँ की अगर इस चित्र की हम बात करें तो क्या हो गया, देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं। ठीक है, साइक्लिक संरचना बना रहे हैं। सबसे पहले तो हम इनकी वैलेंसी पूरी करके देख लेते हैं। देखिए इस कार्बन एटम की बात करें तो 2 वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी 2 बॉन्ड मौजूद हैं, 2 और चाहिए तो H2। इस कार्बन की बात करें तो इसके पास में 2 हैं, 2 और चाहिए H2। इसके बाद में भी 2 हैं, 2 और चाहिए H2। इसके पास में भी 2 वैलेंसी हैं, 2 बाउंड हैं, 2 बॉन्ड और चाहिए तो यहाँ भी H2 लग जाए। ठीक है। अब इसका नाम अगर हमें लिखना हो तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो उपसर्ग लगाना है, वो क्या होगा, साइक्लो। इसके बाद में क्या करना है, कार्बन परमाणु संख्या गिननी है हमें, 1 2 3 4। कितने कार्बन परमाणु हैं, 4। 4 कार्बन परमाणु के लिए हम कौन सा एल्क इस्तेमाल करते हैं, कौन सा प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, ब्यूट। ब्यूट। ठीक है। सिंगल बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एल्केन फैमिली है। एल्केन का वो क्या लगता है, ANE। ये क्या है हकीकत में, इसका नाम साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। चलिए और संरचनाएं देखते हैं। साइक्लोब्यूटेन की संरचना हम देख चुके हैं। ठीक है। साइक्लो का मतलब है कि जो कार्बन कार्बन एटम्स हैं वो एक साइकिल बना रहे हैं, एक रिंग बना रहे हैं, एक वलय बना रहे हैं, वलय के रूप में एक बंद संरचना बना रहे हैं। ठीक है। ब्यूटेन का मतलब क्या है, ब्यूट का मतलब है कि उसमें कार्बन है कितने, 4, और एन का मतलब क्या है, उनमें सिंगल बॉन्ड है। साइक्लोब्यूटेन की अगर हमें संरचना बनाने के लिए कहें तो हम बनाना सीख चुके हैं। किस तरह से बनाएंगे, हम कार्बन के 4 परमाणु बना दिए, उनमें सिंगल बॉन्ड बना दिया और सबकी वैलेंसी पूरी कर दी। ये H2, यहाँ पर भी H2। वैलेंसी पूरा करना हम जानते ही हैं, बॉन्ड होते हैं तो कार्बन के पास में 4 कुल मिलाकर के, यहाँ पे 2 बॉन्ड इसके पास में ऊपर नीचे, 2 बॉन्ड और चाहिए। उनकी कमी पूरी करने के लिए हम 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है। इसी तरह से प्रत्येक कार्बन के पास में हमें 2 हाइड्रोजन लगाने हैं। तो ये जो संरचना बन गई, ये तो बन गई साइक्लोब्यूटेन की। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं साइक्लोपेंटेन की। साइक्लो है यानी साइकिल के रूप में जुड़े हुए हैं, रिंग के रूप में जुड़े हुए हैं, वलय के रूप में जुड़े हुए हैं, एक बंद संरचना है। ठीक है। पेंटेन का मतलब कार्बन परमाणु कितने हैं, 5, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, पेंट एन की बात आ रही है। ठीक है। तो हम 5 कार्बन के परमाणु बना लेते हैं पहले तो। किस तरह से, ये बना लिया हमने, मान लीजिए 1 कार्बन यहाँ बना लिया, और इसके बाद में बाकी के जो कार्बन परमाणु है, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया। ठीक है। इन सबको सिंगल बॉन्ड से हमने जोड़ दिया और एक बंद संरचना बना दी। ठीक है। अब इनकी वैलेंसी पूरी कर दी हमने। वैलेंसी पूरी कैसे करते हैं, कार्बन का जो परमाणु है उसके पास में 4, उसकी संयोजकता होती है 4, यानी उसके पास में 4 सहसंयोजी आबंध होते हैं। 2 बॉन्ड तो यहाँ नजर आ ही रहे हैं हमें, और 2 बॉन्ड की कमी है, और जो 2 बॉन्ड की कमी है उनको पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन हम लगाते हैं, यानी H2 लिख देते हैं। सबके आगे H2 लगा दो। प्रत्येक कार्बन के पास में 2 बॉन्ड की कमी पड़ रही है, इसलिए सबके साथ में हमने H2 लगा दिया। तो ये जो संरचना बनी, ये क्या हो गई, साइक्लोपेंटेन। ठीक है। इसी तरह से कोई साइक्लोहेक्सेन की पूछे हमसे, साइक्लोहेक्सेन की कैसे बनेगी, हेक्सेन का मतलब है 6 कार्बन है, साइक्लो का मतलब साइकिल के रूप में जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो कैसे जुड़े हुए हो सकते हैं, देखिए कार्बन का 1 परमाणु ये, 1 2 परमाणु ये, 2 परमाणु यहाँ पे हो सकते हैं, 1 परमाणु यहाँ हो सकता है, और ये सब सिंगल बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब इनकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं हम। प्रत्येक कार्बन के परमाणु को 2 बॉन्डों की और आवश्यकता है, यानी प्रत्येक के अंदर हम 2 हाइड्रोजन और जोड़ देते हैं। तो H2, ये H2, 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 ये H2। ये जो संरचना बनी
वो बनी किसकी? साइक्लोहेक्सेन। साइकिल है इसलिए साइक्लो, रिंग या वलय है इसलिए साइक्लो, और 6 कार्बन परमाणु है इसलिए हेक्स आ गया, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन आ गया, तो ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब हम एक और साइक्लिक संरचना की बात करेंगे, एक और रिंग की बात करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है बेंजीन। देखिए बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H6। C6H6, ठीक है। अब बेंजीन की जो संरचना होती है वो खास होती है, बहुत विशेष होती है। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखें, क्योंकि कई बार ये पूछी जाती है। ठीक है, विशेष संरचना में क्या खास बात है? देखिए कार्बन परमाणु 6 हैं। सबसे पहले तो हम 6 कार्बन परमाणु बना देते हैं। एक सबसे ऊपर बना देते हैं, 2 ये बना दिए, 3 ये, 2 ये बना दिए, 5 और 1 बना दिए 6। ठीक है, अब 6 कार्बन परमाणु बना दिए, इनको हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। ठीक है, जैसा कि हम अब तक सभी साइक्लिक जो जितनी भी संरचनाएं थी, जितनी भी रिंग वाली संरचनाएं थी, उन सब में करते आ रहे थे। लेकिन बेंजीन में क्या होता है, अल्टरनेटिव पोजीशंस के ऊपर, यानी एक छोड़ करके एक छोड़ करके एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये यहाँ इसकी विशेषता है, अल्टरनेटिव पोजीशंस। जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड इस वाली पोजीशन पे, तो फिर एक छोड़ेंगे, एक सिंगल बॉन्ड आएगा, उसके बाद फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर से एक सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर से एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस तरह से। आई बात समझ? अब ये जो है हमने यहाँ उदाहरण के लिए बनाया, ये बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है। किस तरह से? इस तरह से देखिए, सी 1 2 3 4, ये हो गया 6 सिंगल बॉन्ड्स हमने बना दी इनके बीच में। अब इस चित्र में, जो चित्र नंबर, इसको हम 1 बता देते हैं, हम स्ट्रक्चर नंबर 1, इसके अंदर हमने अल्टरनेटिव पोजीशन यहां से ली थी, यहां पर डबल बॉन्ड बनाया था। अब हम अगला जो चित्र ले रहे हैं सेकंड नंबर का, इसके अंदर डबल बॉन्ड यहां पे बनाएंगे इस तरह से। ये छोड़ दिया, यह डबल बॉन्ड, ये वाला छोड़ दिया, ये डबल बॉन्ड, इस तरह से। यानी बेंजीन की खासियत क्या है कि ये जो 6 कार्बन के परमाणु होते हैं, ये एक दूसरे से रिंग के रूप में तो जुड़े हुए रहते हैं, वलय के रूप में तो जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन एक खास बात यह है कि 2 कार्बन कार्बन के बीच में अल्टरनेटिव पोजीशंस पर, वैकल्पिक, अल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक पोजीशंस पर, वैसे वैकल्पिक स्थानों पर डबल बॉन्ड होते हैं, यानी एक छोड़ करके एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। और ये जो डबल बॉन्ड हैं, ये घूमते रहते हैं, इनकी पोजीशन स्थिर नहीं है, ये पोजीशन बदलती रहती है, घूमते रहते हैं। ये डबल बॉन्ड यहाँ था, फिर यहाँ चला गया, फिर आगे आ गया, इस तरह डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती रहती है, यानी घूमते रहते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, यानी घूमने को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? देखिए इस तरह से, 2 तरीके हैं हमारे पास में। डबल बॉन्ड जब घूम रहे हैं तो हम इसको 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो घूमती हुई पोजीशन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक गोला बना देते हैं। इस गोले का मतलब है कि डबल बॉन्ड घूम रहे हैं, डबल बॉन्ड घूम रहे हैं। तो ये है बेंजीन की स्ट्रक्चर। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या हम इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, बेंजीन की खास बात यही है कि इसमें 6 कार्बन के परमाणु एक रिंग बनाते हैं, एक वलय बनाते हैं, और इस वलय में क्या होते हैं कि डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव पोजीशंस के ऊपर डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, यानी एक छोड़कर एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, और ये डबल बॉन्ड घूमते रहते हैं। और घूमने को प्रदर्शित करने के लिए हम इस तरह से राउंड बना देते हैं, गोला बना देते हैं। ठीक है, अभी जो हमने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, इन सब के अंदर हमने वैलेंसी पूरी नहीं की है। हम चाहें तो वैलेंसी पूरी करके देख सकते हैं। जैसे इस चित्र में अगर वैलेंसी पूरी करें तो कैसे करेंगे, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी हो तो एक बॉन्ड ये रहा, 2 बॉन्ड और हैं, तो एक हाइड्रोजन और लगाना है। इसके अंदर भी 2 ये रहे, 1 ये रहा, 3,
इसमें हाइड्रोजन लगाना, इसमें भी सभी में एक एक हाइड्रोजन वो लगा दो, वैलेंसी पूरी हो जाती है। ठीक है, इसमें भी वही पोजीशन है, प्रत्येक कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन और जोड़ दो, इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। कुल मिलाकर ये तो बात हो गई हमारी बेंजीन की। बेंजीन को हमें विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है।